Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGUI. So in the last class we have completed up to question number 3 of exercise 1C. Today we will be doing question number 4 and so on. ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कुछ लॉज देखेंगे which are like important in multiplication of rational numbers. ठीक है, तो पहला जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर एक रैशनल नंबर है आपका a अपॉन b और दूसरा रैशनल नंबर है आपके पास c अपॉन d, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, अगर मैं बाद वाला रैशनल नंबर पहले लिखूं और पहले वाला बाद लिखूं, दैट मींस c अपॉन d इनटू a अपॉन b। ठीक है, अगर a अपॉन b इनटू c अपॉन d किया जाए या फिर c अपॉन d इनटू a अपॉन b किया जाए, दोनों ही केसेस में जो आंसर्स आते हैं वो सेम होते हैं और इसी प्रॉपर्टी को या फिर इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नंबर a अपॉन d या 2 अपॉन 3 और आपका c अपॉन d दिया गया 5 अपॉन 7, और इससे जो आंसर आएगा वही सेम होगा अगर मैं 5/7 पहले लिखूं और 2/3 बाद में लिखूं, दोनों केस में जो आंसर आएगा दोनों सेम होंगे। चेक कर सकते हैं आप, 5 to the 10 upon 7 to the 21, 5 to the 10 upon 7 to the 21। यू कैन क्लियरली सी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम वैल्यूज आई हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारी कम्यूटेटिव लॉ है वो बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये काम करता है आपका दो रेशनल नंबर्स के ऊपर। एसोसिएटिव लॉ है दैट वर्क्स अपॉन द थ्री रेशनल नंबर्स। सपोज दिया है a अपॉन b, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे c अपॉन d और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, उसमें बाद में मल्टीप्लाई किया e अपॉन f। ऐसा करने से जो आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँ बाद में इससे करूँ, a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d मल्टीप्लाई बाय e अपॉन f। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, उस पर जो आंसर आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो, और अगर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई ऐसे करें, उससे जो आंसर आएगा दोनों आंसर्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं मैंने कौन सा लॉ लिखा है, एसोसिएटिव लॉ ही लिखा है। पहले क्या किया, पहले स्टार्टिंग के दो में ब्रैकेट लगाया, उधर तक मैंने लास्ट के दो में ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। दिस विल गिव अस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इससे क्या मिलेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/15। ठीक है, अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा 1/30 and this is equal to फिर से 1/15 into 30। दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम आ रहा है। दैट मींस हमारा जो ये एसोसिएटिव लॉ है ये बिल्कुल होल्ड करता है जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो दो लॉ आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास तीन रेशनल नंबर्स हैं इस तरीके से कि a अपॉन b पहला रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लाई करा जाए, अंदर रखिए दो रेशनल नंबर्स के सम से, दैट इज c अपॉन d प्लस e अपॉन f। ऐसा किया जाए तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर वुड बी a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय c अपॉन d देन प्लस फिर से a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय e अपॉन।
ये जो लॉ है ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले a अपॉन b का मल्टीप्लाई c अपॉन d से प्लस a अपॉन b का मल्टीप्लाई e अपॉन f से, दिस इज नोन एज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में इसने यही बोला है आपसे कि आपको मल्टीप्लिकेशन की वो प्रॉपर्टी बतानी है जो यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, यू हैव टू टेल दैट आप पहले पार्ट में देखो लिखा है -8/9 मल्टीप्लाई बाय -13/7 इज इक्वल टू -13/7 इंटू -8/9, मतलब 1/v इंटू c अपॉन d इज इक्वल टू c अपॉन d इंटू a अपॉन b किया गया, मतलब आगे पीछे कर दिया गया है, पोजीशन को चेंज किया गया है। उसके लिए कौन सा लॉ मैंने बताया था आपको, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ यूज होगा, कम्यूटेटिव लॉ यूज होगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप इन सभी पार्ट्स को देखेंगे फ्रॉम 1 to 6 एंड देन यू विल बी राइटिंग द प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, एक दो पार्ट ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए पार्ट नंबर 6 में आपको दे रखा -9/7 * 0 = 0, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, दिस इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका मतलब होता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1, दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, गेटिंग अ माय पॉइंट और नॉट। ठीक है, चलिए इसी बेस्ड आप सारे पार्ट्स आप 4 वाले क्वेश्चन के कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक मैं लिख के बता देता हूँ क्योंकि काफी लोगों के साथ कंफ्यूजन हो सकता है। कभी ऐसा दिया हो a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 0 तो आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0, दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ, दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, अगर कभी भी कोई रेशनल नंबर लिखा हो a अपॉन b उसका मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आंसर हमेशा a अपॉन b खुद ही आता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1, दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ 1। समझ पा रहे हैं आई थिंक आप लोग। ठीक है, एक और चीज प्रॉपर्टी होती है इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a अपॉन b और फिर मैं इसका मल्टीप्लाई क्या किससे करूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b। ठीक है, तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। करके देख लेते हैं, a अपॉन b और a अपॉन b का मल्टीप्लाई कैसे करना है, a अपॉन b के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, मतलब कि b अपॉन a हो जाएगा। a से a कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉपर्टी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं फिर भी आपको डिक्टेट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपका लगेगा कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड वाले पार्ट में आपका लगेगा एसोसिएटिव लॉ। थर्ड वाला पार्ट में है आपका कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। आप मैच करते जाएंगे, है ना, वीडियो देख ही चुके हैं होंगे आप लोग, तो आप लोग मैच करते जाएंगे। थर्ड वाले में आपका यूज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन फोर्थ पार्ट क्या यूज होगा, इन फोर्थ पार्ट प्रॉपर्टी ऑफ 1 यूज हो रही है। इन फिफ्थ पार्ट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है इन द फिफ्थ पार्ट। और सिक्स्थ पार्ट में आपका प्रॉपर्टी ऑफ 0 यूज हो रही है। तो दीज आर द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस जो कि इस वाले क्वेश्चन में आपको मेंशन करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज मैं नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगा कि अगर आप चाहें तो घर में अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज सेइंग वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो क्या करना है, दोनों तरफ आपको सॉल्व करना है। अगर दोनों तरफ सॉल्व करने पे आंसर सेम आता है तो ट्रू होगा आंसर आपका, अगर आंसर सेम नहीं आता है तो आंसर आपका फॉल्स होगा। सो दिस इज योर होमवर्क जो आप अपने आप से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में फिल द ब्लैंक्स है जो आप आंसर शीट से देख करके फिल करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, सो
your homework for today is you will be what? You will be learning all the properties of multiplication which I have told you. कौन-कौन सी properties? Commutative property, associative property, distributive property, property of 1, property of 0 and existence of multiplicative inverse. These are the 6 properties या जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है. So that is all in today's class, students. See you in the next class. Thank you.